नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, केंद्र सरकार पे दो तरफा मार पड़ी है, वो भी सिर्फ एक शख्स की वजह से, और उस शख्स का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। देश के शिक्षा मंत्री हैं। कुछ दिनों पहले यूजीसी को लेकर केंद्र सरकार की बहुत फजीहत हुई। धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया गया, समाज में टकराव की स्थिति बनी। किसी तरह सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा और मामले को किसी तरह से टाला गया कि भविष्य में इस पे जो भी फैसला सुनाना हो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ही नाराज है, और फिर से एक ही शख्स की वजह से नाराज है, और उस शख्स का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। हुआ यूं कि धर्मेंद्र प्रधान है देश के शिक्षा मंत्री। एनसीईआरटी के क्लास 8 में सोशल साइंस की पुस्तक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड, और उस 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, इस पे लेके एक चैप्टर है। और उस चैप्टर में क्या कहा गया है पता है? उस चैप्टर में कोर्ट में पेंडिंग केसेस के बारे में बताया गया है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में 86,000 केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 64,40,000 केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट्स में 4,70,00,000 से अधिक पेंडिंग है, और कुल मिलाकर हमारे देश में 5,40,00,000 के आसपास केस पेंडिंग है। न्याय नहीं मिल पाता। क्लास 8 के बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि जुडिशियरी यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों का शोषण होता है और गरीब न्याय से वंचित रह जाते हैं। अब जैसे ही कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों में जुडिशियरी के बारे में ये बातें सामने आई कि ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बवाल मच गया। और लोग ये सवाल करने लगे कि करप्शन तो ये कार्यपालिका में, विधायिका में, सब में है, लेकिन सिर्फ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में ही बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बेंच में थे। जस्टिस बागची की बेंच थी और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले पर हम सुओ मोटो संज्ञान लेंगे, स्वतः संज्ञान, और हमें पता है कि यह डेलिबरेट किया गया है, यानी जानबूझ के किया गया है और किसी बड़ी साजिश के तहत किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कहा कि हमें जो अलग अलग तबकों से, न्यायपालिका के लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, वकीलों से, बार काउंसिल से जो फीडबैक आ रहा है, हमें एहसास है। मेरे कंसर्न में यह बात आ गया। फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात कही, या जस्टिस बागची ने कहा कि यह तो न्यायालय को निगेटिव लाइट में दर्शाना है, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके मन मस्तिष्क पे कैसा असर पड़ेगा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही, केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया। शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में है, वहां लगातार फोन घनघनाने लगे। एनसीईआरटी के निदेशक को बुलाया गया है। अब लोग ये कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है, किसी न किसी का तो इस्तीफा होगा। अब कोई छोटे मोटे सिपाही का सर रोल करने से कोई फायदा नहीं। मान लिया एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कुछ कर दिया वगैरह नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? बार बार एक ही शख्स केंद्र सरकार की फजीहत करा रहा है, और इस बार तो न्यायपालिका और सरकार में टकराव की स्थिति है। तो धर्मेंद्र प्रधान को क्यों छोड़ा जा रहा है हर बार? आखिर ऐसा क्या गुण है कि सरकार की इतनी फजीहत कराने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान पे कोई उंगली नहीं उठा रहा? और यह बात तो सच है कि अगर न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करनी है तो फिर कार्यपालिका और विधायिका के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा कीजिए। बच्चों को यह भी पढ़ाइए कि संसद भवन के अंदर ये नेता लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बेंच पे चढ़ के कागज उछाल रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष की ओर से कैसे कैसे लांछन लगाए जा रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ। ये सब भी तो पढ़ाइए। तो सवाल यह है कि सिर्फ न्यायपालिका को ही टारगेट क्यों? और सवाल यह है कि यह धर्मेंद्र प्रधान
को इतना इंसुलेशन कौन दे रहा है? कई तरह की चर्चाएं हैं। एक चर्चा यह है कि 14 मार्च के बाद कभी भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उसमें फेरबदल होंगे। धर्मेंद्र प्रधान का या तो विभाग बदलेगा या फिर उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। अब यह सच है झूठ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मोदी और शाह के जमाने में किसी तरह से सूत्रों के हवाले से खबर करना खतरे से खाली नहीं है, और जो एक बार खबर मीडिया में चल गई वो तो नहीं होता। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया ही जाएगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मंत्री ऐसे होते हैं जानबूझ के मीडिया में खबर प्लांट करते हैं कि बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जा रहा है ताकि मैं बच जाऊं। मोदी और शाह नहीं हटाए तो हो सकता है कि वो सूत्र उसी तरह के सूत्र होंगे, और कई मीडिया के हलकों में ये खबर भी चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान ने खास करके मोदी 3 में जितनी सरकार की फजीहत करवाई है, जितना सरकार को नुकसान करवाया है कॉन्स्टिट्यूशनली भी और सोशली भी, उतना किसी अन्य नेता ने नहीं किया है। एक और बड़ी बात है, बहुत सारे मीडिया हलकों में यह रिपोर्ट छपी भी है कि धर्मेंद्र प्रधान लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के कब्जे में आ गए। कई ट्वीट वायरल हुए थे जिसमें एक लेफ्टिस्ट ये कह रही है कि मैंने धर्मेंद्र प्रधान को फोन किया, मेरे घर में तुरंत गैस आ गया। दूसरा कांग्रेसी है, वो ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग राइट विंग वाले खराब। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान लेफ्टिस्टों के चंगुल में फंस गए हैं? क्या कम्युनिस्टों से उनकी बहुत अच्छी पट रही है? और जिस तरह पाठ्य पुस्तकों को लेकर विवाद है, एक विवाद हो तो बताऊं, ये वाला तो जुडिशरी के लिए था। एक और विवाद यह है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाने के जगह पे वहां पे कुछ बुद्धयान लिख दिया गया। अब कई हलकों में यह कहा जा रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम बुद्धयान कैसे हो गया। एक और चर्चा यह है कि एक टीचर्स के लिए मैनुअल है, और सरकारी कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए जेंडर सेंसिटिविटी के नाम पे, ये पूरा का पूरा वेस्ट वाला मॉडल उतार दिया गया है। वेस्ट में जो जेंडर को लेकर जो बायसनेस है और जो जिस तरह की सेंसिटिविटी बात की जाती है, हूबहू उसकी नकल कर दी गई है, और ये हमारे टीचरों को पढ़ाया जा रहा है। बारूद से खेल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और उनका मंत्रालय, और जो भी वो कर रहे हैं वो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी नहीं। इसके बावजूद अगर धर्मेंद्र प्रधान को कोई बचा रहा है तो क्यों बचा रहा है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक हिंट दे देता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा में माइंस एंड मिनरल्स हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी कमेंट आप करें। नमस्कार।